तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी 11th फिजिक्स की वीडियो है, इस 11th फिजिक्स की वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि जो संवेग संरक्षण का सिद्धांत था, इस संवेग संरक्षण के सिद्धांत की हेल्प से, संवेग संरक्षण के सिद्धांत की सहायता से न्यूटन की गति के तृतीय नियम की स्थापना करना। और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा बंदूक का परिक्षेप्त वेग, तो बंदूक के परिक्षेप्त वेग की गणना करेंगे। दो टॉपिक आज की वीडियो में हमारे रहेंगे और दोनों टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला दोस्तों, अब पहला टॉपिक जो है ना वो है हमारा संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की स्थापना। ये आप हेडिंग डाल लीजिए और इसको हम करते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों, संवेग संरक्षण का जो नियम है वो हमने पढ़ा है। संवेग संरक्षण के नियम में जो दोस्तों पढ़ा था, जैसे हमने एक पिंड के लिए पढ़ा था, तो एक पिंड के लिए संवेग संरक्षण का नियम पी वेक्टर अर्थात 0 आता था। मतलब संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है, सीधी सी बात, संवेग संरक्षण का जो नियम कहता था कि यदि एक कोई निकाय है, यदि इस कोई निकाय पर बाह्य बल क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कोई निकाय है, यदि उस निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता, बाह्य बल नहीं लगाया जाता, तो उसका जो कुल संवेग होता है, वो कुल संवेग जो है ना नियत रहता है, वो संवेग जो है ना स्थिर रहता है, वो संरक्षित रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, वो बदलता नहीं है, ठीक है। तो एक पिंड के लिए हमारा संवेग संरक्षण का नियम आया था पी वेक्टर अर्थात 0, मतलब ये संरक्षित है, हमेशा इक्वल होता है। और फिर हमने दो कण के लिए भी किया था, तो दो कण के लिए भी P1 और प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू आया था 0। अर्थात हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण का जो नियम था, इस संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम अंत में ओवरऑल अगर बात निकालें तो ये कह सकते थे कि जो प्रारंभिक संवेग था वो आपका कौन सा था, प्रारंभिक संवेग था वो आपका अंतिम संवेग के इक्वल होता था। जो प्रारंभिक संवेग होता था वो अंतिम संवेग के कैसा था, इक्वल होता है संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। तो देखना, आपको याद रखना है 3 कॉन्सेप्ट। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो संवेग होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो संवेग होता है हमेशा नियत होता है, या फिर हम ऐसा कहें कि संवेग जो है ना संरक्षित रहता है, संवेग परिवर्तित नहीं होता, ठीक है ना। संवेग जो है ना कुल नियत रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। या फिर हम थर्ड स्टेप में ये कहें कि संवेग संरक्षण का नियम जो है ना वो हमारा ये कहता था कि जो प्रारंभ में पिंड का संवेग होता है वही संवेग अंतिम में होता है। तो इसकी हेल्प लेंगे और हम क्या करेंगे, न्यूटन की गति के तृतीय नियम की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं दोस्तों। हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सेकेंड, हम ये मान लेते हैं हमारे पास कि जो M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये M1 द्रव्यमान का पिंड है, ये हमारे पास M1 द्रव्यमान का पिंड है, और ये जो है हमारे पास M2 द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है। ये मान लिया, ओके। तो यही मान लिया M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं जो परस्पर अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है टक्कर। अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है टक्कर, सिंपल सी बात है। जब ये दो पिंड हैं वो गति करेंगे तो टक्कर होंगे। तो हमने मान लिया M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं, परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। बिल्कुल, दो जो पिंड हैं जो अन्योन्य क्रिया करते हैं, मतलब अन्योन्य क्रिया का मतलब टक्कर करते हैं, ठीक है। तो इनके प्रारंभिक संवेग हमने मान लिए क्या है, P1 और P2। P1 और क्या मान लिए हमने, P2 मान लिए, ठीक है। और अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप जब ये अन्योन्य क्रिया, देखो प्रारंभिक संवेग हमने माने P1 और P2, प्रारंभिक संवेग हमने क्या माना, P1 और P2। अब ये अन्योन्य क्रिया करेंगे और अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप, मतलब अन्योन्य क्रिया के बाद, अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप डेल टी समय में संवेग में परिवर्तन होगा। हम मान लेते हैं संवेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। जो भी संवेग में परिवर्तन होगा वो मान लेते हैं हम क्या है, डेल P1 और ये डेल P2। इतनी सी प्रोसेस, इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई। कोई दिक्कत है, जिन पर कोई बाह्य, मतलब जो दो पिंड हैं जिन पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा, इनको आपको ध्यान रखना है, कोई भी बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा। इतना हो गया क्लियर, आप समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब संवेग संरक्षण के नियम से, अब संवेग
संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से। अब हम संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो क्या कहता है, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, 0। हम आपको पहले बता चुके हैं। देखो दो पिंड हैं तो हमने दो संवेग बराबर 0, एक पिंड होता तो P1 इज इक्वल टू अकेला 0 कर देते। समझ में आपको आया? ठीक है, क्योंकि कुल संवेग उसमें नियत होता है, कुल संवेग 0 होता है, ये हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या हम दूसरा तरीका इसको कैसा है लिखने का, यदि हम इसमें डेल का गुणा कर दें तो डेल P1 वेक्टर प्लस डेल P2 वेक्टर इज इक्वल, ऐसा कर देंगे, या फिर ऐसा कर लो कि आप इसमें डेल का गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेल का गुणा कर सकते हो। डेल का गुणा इस तरफ और इस तरफ दोनों करेंगे तो जब 0 में डेल का गुणा होगा तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डेल दिखेगा तो डेल का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल P1 वेक्टर प्लस डेल P1 वेक्टर प्लस डेल P2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप 0 ना लिखो तो इसको आप नियतांक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नियतांक, क्योंकि ये वैल्यू नियत रहती है, 0 एक नियत वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नियतांक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें दोस्तों करना क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो आपका ये जो है इसमें डेल टी से भाग लगाना है, डेल टी से भाग लगाना है। चाहे तो आप 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियतांक की जगह हमने बस 0 किया है, नियतांक की जगह हम 0 की जगह हमने क्या किया है, नियतांक, और नियतांक की जगह आप 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, डेल टी से भाग देने पर, क्योंकि हमें स्थापना करनी है किसकी, न्यूटन के तृतीय नियम की। ठीक है, भाग देने पर जब हम इसमें डेल टी से भाग लगाएंगे तो ये हमारा डेल P1 वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा ना, भाग दे रहा है ना, प्लस ये प्लस, फिर हमारा क्या हो जाएगा, डेल P2 वेक्टर अपॉन डेल टी। एनी प्रॉब्लम? इसमें भी डेल टी से, इसमें भी डेल टी से, बराबर नियतांक। ठीक है, नियतांक मतलब 0, और 0 में भी हम डेल टी से भाग लगाएंगे तो वो पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। मतलब यहाँ पर 0 था भाई, 0 में डेल टी से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 मतलब नियतांक, 0 मतलब नियतांक। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं लेके चलना है, बिल्कुल टेंशन मत लो, 0 लो। ओके, यहाँ पर भी आप कह लो 0। ओके, आप आगे समझो, अब आगे समझो। किंतु अब किंतु क्या है, किंतु न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, अब द्वितीय नियम से क्या होता है, तो द्वितीय नियम से दोस्तों हमने पढ़ के रखा है एफ वेक्टर बराबर होता है डेल P अपॉन डेल P वेक्टर अपॉन डेल टी। ये तो हमने पढ़ के रखा है, ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हमने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ा है ना। संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर इसके बराबर क्या हो जाएगा और इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई जब इसके बराबर F होता है तो डेल P1 वेक्टर अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। बोलो सही बात है, हो जाएगा। तथा, यहाँ तथा लगा देंगे, तथा डेल P2 वेक्टर अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। सिंपल बात है सर, जब इसके बराबर ये होता था तो इसके बराबर ये हो जाएगा और इसके बराबर ये हो जाएगा। 2 के बराबर 2, F1 के बराबर 1, सिंपल बात है। ये 1 था तो ये 1 आ गया, ये 2 था तो ये 2 आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ मान रख देंगे, तो लिख देंगे मान रखने पर। अब मान रखेंगे तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, F1, तो ये हो जाएगा F1। ठीक है, प्लस इसकी जगह हम क्या रख देंगे, F2, तो ये हो जाएगा हमारा F2 बराबर 0। इस F2 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। तो ये जो है ना हमारा न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वो सिद्ध हो गया, क्योंकि न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है वो यही कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे कोई ये वस्तु है, इस वस्तु पर नीचे की ओर जितना बल लगेगा उतना ही बल ऊपर की ओर लगेगा, मतलब बल 2 लगेंगे बट इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। एक बल होगा, जैसे F1 नीचे की ओर लग रहा है तो F2 कहाँ की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। मतलब F1 और F2 बराबर होंगे
होंगे बट इनकी दिशा विपरीत होगी। तो देखो F1 और F2 बराबर आ गए और इनकी दिशा विपरीत है, इसलिए लगा है माइनस। तो यही था ना हमारा न्यूटन की गति का तृतीय नियम। बोलो यही था कि नहीं? बिल्कुल यही था और यही हमने स्थापित किया है। ठीक है ना, समझ गए सब, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग संरक्षण का नियम P1 + P2 = 0 जो हमने दिखाया आपको। ठीक है, डेल, अब इसमें हमने डेल का गुणा कर दिया दोनों तरफ, इसमें डेल का गुणा किया तो इसमें भी किया, डेल का इसमें किया, इसमें करेंगे गुणा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में जिसका गुणा होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, 0। ओके, आगे हमने इस डेल का अंदर मल्टीप्लाई किया इसमें और इसमें। ठीक है, डेल टी से भाग दिया तो इसमें भाग दिया, इसमें दिया, 0 में दिया तो ये 0 हो गया। किंतु न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या होता है? F बराबर डेल P अपॉन डेल टी, तो इसके बराबर F1 हो जाएगा, इसके बराबर F2 हो जाएगा। मान रख दिया, इसको हम इस तरफ ले गए तो हमारे न्यूटन की गति का तृतीय नियम सिद्ध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, तृतीय नियम है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम जो है ना वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में मज़ा आए तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। अब हम बंदूक के परिक्षिप्त वेग के लिए व्यंजक निर्मित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो है ना बंदूक के परिक्षिप्त वेग को निकाल रहे हैं, तो ये परिक्षिप्त शब्द क्या है इसको जानो। तो देखो आपको पता है दोस्तों, जब बंदूक से जो गोली है ना हम चलाते हैं तो एकदम हमें पीछे की ओर झटका लगता है। मतलब जो बंदूक है ना, बंदूक से जैसे एक सेकंड, जैसे ये हमारे पास एक बंदूक है, ये हमारे पास क्या है? बंदूक। अब हम बंदूक से गोली चला रहे हैं तो एकदम ये गोली तो चलेगी और एकदम बंदूक पीछे की ओर हटेगी। जैसे गोली चलेगी एकदम बंदूक पीछे की ओर हटेगी। तो जो पीछे की ओर हटना होता है, बंदूक का जो पीछे की ओर हटना होता है, वो पीछे की ओर हटने का जो वेग होगा, पीछे की ओर हटने पर जो वेग होगा, जैसे गोली चलाएंगे तो बंदूक पीछे हटेगी, जो पीछे की ओर हटना है यही परिक्षिप्त कहलाता है। पीछे की ओर हटना परिक्षिप्त, और पीछे की हटने पर मतलब जो पीछे की ओर जो बंदूक है वो कितने वेग से हटेगी, वो वेग हटाना है कि जब पीछे की ओर बंदूक जो है ना कितने वेग से आती है, वो वेग हमें निकालना है। ठीक है, पीछे की ओर हटने वाला वेग परिक्षिप्त वेग, और वही वेग जो है ना हमें निकालना। मतलब जब गोली यहाँ से चलेगी इस बंदूक से, तो जब गोली चलेगी तो इस बंदूक जो है ना पीछे की ओर कितने वेग से, मतलब इस तरफ कितने वेग से, ये पीछे की ओर कितने वेग से हटेगी, वो वेग हमें निकालना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो बंदूक है वो कैपिटल M द्रव्यमान की है, कैपिटल M द्रव्यमान की ये बंदूक है। ठीक है, और इस बंदूक से स्मॉल m द्रव्यमान, ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान की जो है ना गोली दागी जा रही है। ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान की क्या है? गोली दागी जा रही है। हमने ये मान लिया कैपिटल जो m है वो बंदूक का द्रव्यमान है, और इससे स्मॉल m द्रव्यमान, इससे स्मॉल m द्रव्यमान की गोली जो है ना दागी जा रही है, गोली जो है ना मारी जा रही है। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोली है वो मान लेते हैं स्मॉल v द्रव्यमान, जो आपकी गोली दागी जा रही है वो स्मॉल v, इसमें देखो v ये भी है v और ये भी, मतलब दो भी बनाना है, एक कैपिटल और एक स्मॉल। ठीक है, तो जिसका जो गोली दागी जा रही है, इस गोली दागी जा रही है, इसका वेग हम मान लेते हैं स्मॉल v है। और जब गोली दागी जाएगी तो बंदूक पीछे की ओर हटेगी। गोली जब दागी जाएगी, गोली तो इधर की ओर जाएगी लेकिन बंदूक पीछे की ओर हटेगी, तो वो मान लेते हैं कैपिटल v है। इस कैपिटल v द्रव्यमान से जो बंदूक है वो पीछे की ओर हट रही है। समझ गए ना? ठीक है, यहाँ पर समझना है। माना कैपिटल M द्रव्यमान की बंदूक से स्मॉल m द्रव्यमान की गोली v, ये आपका जो v है छोटा वाला बनाना। ठीक है, स्मॉल v बनाना, v वेग से दागी जाती है, जिससे बंदूक कैपिटल, ये आपका कैपिटल v बनाना और ये आपका स्मॉल v बना। ठीक है, वेग से पीछे की ओर परिक्षिप्त होती है, मतलब पीछे की ओर हटती है, पीछे की ओर हटती है, पीछे की ओर हटना मतलब परिक्षिप्त। ठीक है, होती है। ओके, क्लियर हो गया। तब गोली दागने से पूर्व बंदूक तथा गोली का कुल वेग। अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा, ये जो बंदूक है, ये मान लेते हैं बंदूक है, यही मान लो ये बंदूक है। इस बंदूक से गोली नहीं दागी जा रही। अब गोली नहीं दागी जा रही तो गोली बंदूक के अंदर होगी, गोली बंदूक के अंदर होगी और बंदूक अपनी पोजीशन में होगी। बोलो,
क्या जब गोली नहीं दागी जा रही है तो क्या गोली का कोई वेग होगा? जब गोली बंदूक के अंदर है तो कोई वेग होगा क्या? बिल्कुल वेग नहीं होगा। क्या बंदूक फिर पीछे की ओर हटेगी? तो अब बिल्कुल नहीं हटेगी, ये साफ कह सकते हो, क्योंकि गोली दागी ही नहीं जा रही है भाई। जब गोली दागेंगे तो गोली जाएगी उस तरफ और बंदूक जाएगी इस तरफ, तब होगा ना। जब गोली दागी नहीं जा रही है तो वेग क्या होगा? शून्य। तो कहने का मतलब है गोली दागने से पूर्व बंदूक तथा गोली का कुल संवेग क्या होगा? शून्य। क्योंकि संवेग क्या होता है? संवेग होता है P बराबर m.v। मतलब जो संवेग है वो वेग पर निर्भर करता है। अब यदि वेग आपका जब गोली दागी नहीं जा रही है तो वेग आपका हो गया शून्य, तो ये आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गोली का भी वेग शून्य हो जाएगा और गोली का भी संवेग शून्य हो जाएगा, और जो आपकी बंदूक है बंदूक का भी संवेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो भी वेग नहीं है, क्योंकि बंदूक भी पीछे नहीं हट रही। तो ये समझ गए ना, गोली दागने से पूर्व बंदूक तथा गोली का कुल संवेग क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर हो गया? ठीक है। बट गोली दागने के बाद जब गोली दागेंगे तो गोली भी जाएगी और बंदूक भी पीछे हटेगी, तो हमें कुछ संवेग फिर मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, हमें पता है संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर m.v। तो गोली दागने के बाद यहाँ पर हम और ऐड कर बाद बंदूक तथा गोली, देखो इस बात के बाद ये ऐड कर लेना और कुल संवेग फिर लिख देना, ठीक है। तो गोली दागने के बाद बंदूक तथा गोली का कुल संवेग हम निकाल रहे हैं। तो देखो बंदूक का निकालें तो संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो बंदूक का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M, ठीक है। वेग क्या है बंदूक का? पीछे की ओर हटने पर v, ठीक है। तो ये कैपिटल V, ठीक है। कोई दिक्कत है? ये वेक्टर लगा दो। प्लस अब गोली का निकालना है, तो गोली का द्रव्यमान क्या है? स्मॉल m, ठीक है। और गोली का वेग क्या है? स्मॉल v, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा कुल संवेग आ गया गोली दागने के बाद, जब गोली दाग रहे हैं उसके बाद बंदूक और गोली का कुल संवेग आ गया। ये चीज़ आप समझ गए? ठीक है, इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों हम लगाएंगे संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। संवेग संरक्षण के नियम तो लिख देंगे संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से लगाएंगे हम संवेग संरक्षण का नियम और इस नियम से लिखेंगे, ठीक। संवेग संरक्षण का नियम हमारा क्या कहता है कि गोली दागने के पूर्व कुल संवेग और गोली दागने के बाद कुल संवेग। दिख गया आपको? तो यहाँ पर गोली दागने के पूर्व जो संवेग था वो आपका क्या था? 0, ठीक है। और गोली दागने के बाद जो संवेग है वो ये है, तो कैपिटल M डॉट कैपिटल V प्लस स्मॉल m डॉट स्मॉल v इज इक्वल टू आपका 0। या फिर हम ऐसा करके हम ये लिख सकते हैं m v वेक्टर प्लस स्मॉल m v वेक्टर इज इक्वल टू 0। एनी प्रॉब्लम? हमें क्या निकालना है? बंदूक का वेग, मतलब हमें कैपिटल वेग भी निकालना है, कैपिटल भी निकालना है। तो यदि हम इसको निकालेंगे तो पहले तो आप इसको इस तरफ ले जाओ, पहले तो आप बराबर के इस तरफ करो इसको। जब हम बराबर के इस तरफ इसको ले जाएंगे तो ये कैपिटल M भी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल m भी वेक्टर। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैपिटल M जो है ना बटे में जाएगा, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M और ये v वेक्टर। यही जो है ना बंदूक का परिक्षिप्त वेग होगा, यही जो है ना मेरे भाई बंदूक का जो है ना परिक्षिप्त वेग होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्या आया, एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, और एक बात और यहाँ समझ लो कि जो आपको माइनस जो दिख रहा है, ये माइनस चिन्ह जो दिख रहा है, ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो बंदूक का वेग है और ये आपका गोली का वेग है। देखो स्मॉल भी है गोली का वेग और जो कैपिटल भी है वो बंदूक का वेग। तो स्मॉल जो बंदूक का वेग है गोली के वेग के विपरीत है। ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है ना माइनस वाला, ये यही बता रहा है, ठीक है। यही बता रहा है कि जो बंदूक का वेग है गोली के वेग के विपरीत है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।